अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अफ़सा मुनीर और आज हम लोग फर्दर हीमेटोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने इसका सारा ओवरव्यू पढ़ा ही हम लोगों ने इसके अंदर एचबी का बारे में पढ़ा, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद इसकी सारी टाइप्स पढ़ी, इसके फंक्शंस वगैरह पढ़े, उसकी रेंज पढ़ी, फीमेल्स में इसकी रेंज कम क्यों होती है, मेल में ज़्यादा क्यों होती है, मैंने सारी आपके साथ काज़ीज़ इसकी बताई, उसकी रीज़न्स बताई। तो उसके बाद आज हम लोग जो फर्दर आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने हीमोग्लोबिन पैथीज़ भी कल पढ़ी, उनके अंदर हम लोग HbA1c टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक क्यों नहीं करवाते, उसके अंदर हम लोग एचबी एल्ब्यूमिन क्यों करवा रहे होते हैं, वो हम लोगों ने कल सारा पढ़ा। अब आज हम आगे जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये हम आगे आज सारा फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हेमेटोपोइसिस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। हेमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स की सेंसिस होती है। अब हमारे पास ब्लड सेल्स कौन से हैं, कितने हैं, किस तरह बनते हैं, वो हम सारा आज पढ़ेंगे इसके अंदर हेमेटोपोइसिस के अंदर, ठीक है? हेमेटोपोइसिस के अंदर हम लोग ब्लड सेल की सेंसिस पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास होता कहाँ पे है? ये हमारे पास अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो के अंदर होता है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेंसिस ऑफ ब्लड सेल्स। सेंसिस ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है? मतलब हम लोगों ने हेमेटोपोइसिस के अंदर पढ़ना है कि ब्लड सेल की सेंसिस किस तरह होती है, ठीक है? अब आगे ये होता कहाँ पे है? ये अडल्ट्स के अंदर कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। इट इज़ मेनली अक्कर इन एडल्ट्स। मैंने आपको कल ये भी बताया कि अडल्ट्स के अंदर आरबीसीज़ कहाँ बनते हैं? वो भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। इट इज़ मेनली अक्कर इन एडल्ट्स इन बोन मैरो, ठीक है? अब हम लोगों ने आगे देखना है कि बोन मैरो में ये किस तरह इसका जो है वो प्रोसीजर होता है, ठीक है? अच्छा, अब बोन मैरो के अंदर हमारे पास एक स्टेम सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल या इसको हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी बोलते होते हैं, ठीक है? बोन मैरो में हमारे पास क्या होते हैं? स्टेम सेल होते हैं जिनको हम लोग हेमेटोपोइटिक या फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। उनकी सरफेस के ऊपर CD34 प्रोटीन होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। वो पूछते हैं कि कौन सी प्रोटीन होती है? CD34 प्लस प्रोटीन होती है, ठीक है? किसके ऊपर? हेमेटोपोइटिक या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है? मतलब हम एक बंदे से बोन मैरो ट्रांसप्लांट दूसरे पर्सन के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है? जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो उस वक़्त हम सबसे पहले बायोप्सी करते हैं उस बंदे की और हम देखते हैं कि उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेज़ेंट है कि नहीं। अगर तो CD34 प्रोटीन प्रेज़ेंट होगी, तो वो हमारे लिए गुड साइन होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने ये भी चीज़ अपने ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है। वैसे यहाँ बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने याद रखना है CD34 से जब भी हम किसी बंदे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पहले हम बायोप्सी करवाते हैं। जो कोई आपसे पूछ रहा है बायोप्सी क्यों करवाते हैं, तो हमने आगे से कहना है कि हम उसके अंदर CD34 प्रोटीन को देखते हैं कि वो प्रेज़ेंट है या नहीं है, ठीक है? CD34 प्रोटीन को देखने के लिए हम इसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं, ठीक है? अब आगे ना मैं इसका फ्लो शीट डायग्राम बुक के ऊपर भी दी हुई है, लेकिन मैं आसान तरीके में बनाती हूँ, यहाँ ऊपर जगह नहीं थी, मैं इधर बना रही हूँ। आप लोग फिर इसको हम बुक से भी देखेंगे, बुक के अंदर उन्होंने सारी वो अंदर मिक्स की हुई है, तो वो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी। मैं इस तरह बनाऊँगी कि आपको सिंपल इसकी समझ लग जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि हमने किसको देखना है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को देखना है, ठीक है? स्टेम सेल, इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन होती है? CD34 प्रोटीन होती है। इसको हम आगे 2 में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, एक हमारे पास क्या होते हैं? माइलॉइड स्टेम सेल और एक हमारे पास होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक है? इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिधर भी वर्ड हमारे पास अभी इसके अंदर डायग्राम में जिधर भी वर्ड हमारे पास ब्लास्ट आएगा ना, ब्लास्ट, उसका मतलब है इम्मैच्योर। उसके क्या मतलब है? इम्मैच्योर। और जिधर भी वर्ड साइट आएगा उसका मतलब है मैच्योर, ठीक है? जिधर भी वर्ड क्या आएगा? ब्लास्ट आएगा, उसका क्या मतलब है? इम्मैच्योर। और जिधर भी वर्ड साइट आएगा उसका मतलब है मैच्योर। अब हम आगे इसको फर्दर देखते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, चलो, अच्छा, हम इसको पढ़ रहे थे, अब इसको कितने में डिवाइड करते हैं? 2 में करते हैं। एक हमारे पास होता है माइलॉइड स्टेम सेल और एक हमारे पास होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। 2 तरह के अंदर हम आगे उसको डिवाइड करते हैं। अब हमने यहाँ से देखना है कि माइलॉइड से क्या बनता है और लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनता है, ठीक है? जो माइलॉइड स्टेम सेल है, इनको हम आगे फर्दर 4 में डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह बनेंगे, ठीक है? एक हम इसको डिवाइड करते हैं एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, इसमें करते हैं एरिथ्रो
ब्लास्ट के अंदर, एक हम उसको डिवाइड करते हैं माइलोब्लास्ट के अंदर, माइलोब्लास्ट के अंदर, एक हम इसको डिवाइड करते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट के अंदर, मेगा कैरियोब्लास्ट के अंदर, और एक हम उसको डिवाइड करते हैं मोनोब्लास्ट के अंदर, मोनोब्लास्ट के अंदर। ठीक है। अब हम लोगों ने माइलॉइड स्टेम सेल को फर्दर 4 में डिवाइड किया, एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। मैंने पहले बताया ब्लास्ट का क्या मतलब होता है, इमेच्योर। इसका मतलब है कि ये सारे 4 के 4 सेल माइलॉइड स्टेम सेल से वापस बने हैं, ये क्या इमेच्योर है, और इमेच्योर हमारे किसी भी काम के नहीं है, बाकी कोई भी फंक्शन नहीं प्ले करेंगे। हम लोग सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे फर्दर प्रोसीजर के ज़रिए किसके अंदर, मैच्योर सेल्स के अंदर, फिर वो आगे हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट फंक्शंस प्ले करेंगे। ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट से आगे हमारे पास बनता है रेटिकुलोसाइट। क्या बनता है, रेटिकुलोसाइट बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड साइट तो आ गया, लेकिन ये मेच्योर तो हो गया, लेकिन पता से पहले एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर। इसका मतलब है एरिथ्रो का मतलब है आरबीसीज और ब्लास्ट का मतलब है इमेच्योर। इसका मतलब ये है कि ये इमेच्योर आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है। अब हमने इनको मैच्योर करना ताकि जाके आगे ये फंक्शन प्ले आउट करें। ठीक है। आरबीसीज का क्या काम है, मैंने आपको बताया, ये कैरी करते हैं O2 को, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इन शॉर्ट आरबीसीज के अंदर मैंने आपको कल बताया वापस क्या होती है, एचबी होती है, हीमोग्लोबिन होती है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। उसके वापस हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन वापस क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि आरबीसीज के अंदर होता है। इन शॉर्ट आरबीसीज ही कैरी कर रही होती है ऑक्सीजन को। ठीक है। आरबीसीज के अंदर होती है एचबी, एचबी को अलग से नहीं होती। ठीक है। जो आरबीसीज को रेड पिगमेंटेशन देती है वो भी एचबी होती है, हमने कल सारा कुछ पढ़ लिया है। तो एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या हुआ कि इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, अब हमने उनको मैच्योर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम इसको रेटिकुलोसाइट के लिए कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये साइट का मतलब होता है मैच्योर। ये मैच्योर तो हुए हैं, लेकिन इतने इनफ मैच्योर नहीं हुए कि वो जाके ऑक्सीजन को कैरी करें। तो हम इसको फर्दर रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट के अंदर। जब हम इनको एरिथ्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ये जाके क्या करेंगे, कैरी करेंगे ऑक्सीजन को। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी जो शेप होती है आरबीसीज की वो कौन सी होती है, वापस बाइकनकेव शेप के अंदर आपस जो होते हैं। मैंने कल आपको जब हीमोग्लोबिनोपैथी इसके बारे में मैं बता रही थी, मैंने आपको कहा था ना सिकल सेल जो डिजीज है इसके अंदर जो आरबीसीज की शेप होती है वो सिकलाइन फॉर्म में हो जाती है, आरबीसीज जल्दी टूट जाते हैं। और वापस HbA1c का जो रिकॉर्ड है वो हमें 3 माह का नहीं बल्कि वो हमें 1 मंथ का बताता है। इसलिए वे वहाँ पे एचबीएल-ह्यूमन एज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहे होते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिसको सिकल सेल एनीमिया की डिज़ीज़ होती है। मैंने आपको कल बता दिया था। अब देखो वो कल का रोज़ इधर काम आ रहा है। एरिथ्रोसाइट की जो शेप है वो वापस होती है कनकेव, बाइकनकेव शेप में वापस होते हैं। आपसे कोई पूछे आप जिसकी शेप कौन-सी होती है, आपने कहना उनकी शेप बाइकनकेव होती है। ठीक है। अब एरिथ्रोब्लास्ट से हम लोगों ने एरिथ्रोसाइट बनाए जो कि वापस मैच्योर आरबीसीज़ होंगे, वो कैरी करेंगे ऑक्सीजन को और वो बाइकनकेव शेप में होते हैं। दूसरे नंबर पे वापस आते हैं माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट को हम फर्दर आगे करते हैं, इससे आगे 3 चीज़ें बनती हैं। एक हमारे पास बैंड सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बैंड सेल्स बनते हैं। एक हिस्से हमारे पास ज़ीनोफ़िल्स बनते हैं, एक हिस्से हमारे पास बनते हैं बेसोफ़िल्स। ठीक है। बेसोफ़िल्स आगे जो हमारे पास बैंड सेल है वो फर्दर जाते हैं, वो जाके कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रोफ़िल्स के अंदर। ठीक है। न्यूट्रोफ़िल्स के अंदर। और न्यूट्रोफ़िल्स क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है जो आपस हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। अब देखो बैंड सेल से वापस क्या बना, न्यूट्रोफ़िल बने। न्यूट्रोफ़िल क्या होते हैं, वो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है, वापस हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये बात आपको पता लग गई। बेसोफ़िल भी बन गए, उसके बाद आपस ज़ीनोफ़िल्स भी बन गए और न्यूट्रोफ़िल्स भी बन गए। ये तीनों चीज़ें किससे बनी है, माइलोब्लास्ट से बनी है। माइलोब्लास्ट कहाँ से आता है, माइलॉइड स्टेम सेल से आता है। माइलॉइड स्टेम सेल कहाँ से आते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिनकी सरफेस के ऊपर कौन-सी प्रोटीन होनी चाहिए, CD34 प्रोटीन होनी चाहिए। अब आपको इतनी समझ तो लग गई। अब एक पर्सन है उसके अंदर बैंड सेल्स काम में चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स बनेंगे? नहीं बनेंगे क्योंकि बैंड सेल से ही आगे फर्दर न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। अब अगर बैंड सेल्स ही कम है तो आगे न्यूट्रोफिल्स भी कम बनेंगे। तो उस इंसान के अंदर वापस जो जब आप क्लिनिकल काम करेंगे, जब हम डब्ल्यूबीसी की रिपोर्ट देखते हैं, सीबीसी की सॉरी, उसके लिए जब हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं कि किसी बंदे के अंदर न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम होगा और उस बंदे के अंदर इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के। तो अगर किसी बंदे के अंदर बैंड सेल्स ही कम है तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स नहीं बनेंगे। जब न्यूट्रोफिल्स नहीं बनेंगे तो वापस वो जो बंदा है वो इन्फेक्शन के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकेगा। ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम होता है पीएमएन, पीएमएन पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पीएमएन पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल।
ठीक है? ये आपने याद रखना है। अब हमने अब तक 2 चीज़ें पढ़ ली, एरिथ्रोब्लास्ट से हमने क्या बनाया? मैच्योर आरबीसीज़ बनाए, माइलोब्लास्ट से हमने आगे फर्दर 3 चीज़ें बनाई, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। आगे मैं बताता हूँ मेगाकैरियोब्लास्ट। सबसे पहले आपने मेगाकैरियोब्लास्ट के लफ्ज़ का मतलब समझ लेना है। मेगा का मतलब होता है बिग, मेगा को हम क्या कहते हैं इन मेडिकल लैंग्वेज बिग, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है? और ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? इमैच्योर, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका जो मतलब बना वो बना बिग न्यूक्लियस इमैच्योर। मतलब क्या हुआ कि एक सेल है, ये देखिए मैं बना रही हूँ सेल, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये बिग न्यूक्लियस है, ठीक है? फिर आगे सेल की क्या होती है? बडिंग होती है, इस तरह करके इसकी बडिंग होगी। फिर इसके बाद बडिंग के बाद फिर ये सेल जो होगा, इसके बाद इस सेल की डिटैचमेंट होगी बडिंग से, फिर ये सेल फिर इसके अंदर न्यूक्लियस इस तरह रह जाएगा। तो नो डि पहले वहाँ पर सेल था, सेल के अंदर बिग न्यूक्लियस था, फिर सेल की क्या हुई? बडिंग हुई इस तरह करके, फिर डिटैचमेंट ऑफ बडिंग हुई। उसके बाद इस सेल के जैसे इस तरह फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स ये आगे बढ़ के जाएँगे, फ्रैगमेंट्स को हम प्लेटलेट्स कहते होते हैं। इन शॉर्ट मेगाकैरियोब्लास्ट से आगे वापस ये मैंने आपको मेगाकैरियोब्लास्ट के प्लेटलेट्स बनने का प्रोसीजर बताया है कि इन डायग्राम डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको थोरली बताती हूँ। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया कि किस तरह सेल होता है। सेल के अंदर एक बिग न्यूक्लियस होता है, फिर सेल की बडिंग होती है, बडिंग के बाद उसकी डिटैचमेंट ऑफ बडिंग होती है, फिर वहाँ से वापस फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल निकलते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो आप लोग किसी को पूछ रहे हो, अब हम कहते हैं प्लेटलेट्स इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ द सेल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आपको पता लग गया फ्रैगमेंट्स किस तरह बनते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो पूरा एक सेल नहीं होता, बल्कि वो सेल के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है? मेगाकैरियोब्लास्ट से आगे हमारे पास बनता है मेगाकैरियोसाइट बनता होता है। मेगाकैरियोसाइट से आगे हमारे पास क्या बनता होता है? मेगाकैरियोसाइट बन गया। मेगाकैरियोसाइट से आगे हमारे पास क्या बनते होते हैं? प्लेटलेट्स बनते होते हैं। तो अब आपको पता चला कि प्लेटलेट्स किस तरह बनते हैं, और प्लेटलेट्स फ्रैगमेंट ऑफ सेल होते हैं, वो फुल सेल नहीं होता, ठीक है? इसी तरह हमारे पास ये बन गया। अच्छा, प्लेटलेट्स हमारे पास किसमें हेल्प कर रहे होते हैं? हमारे पास हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। जिस तरह आपको कोई ज़ख्म हो जाए, तो ज़ख्म के ऊपर 3-4 दिन के बाद किसी पेशेंट के अंदर, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होता, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके 3-4 दिन के बाद हम कहते हैं ना कि जो ज़ख्म है वो हार्ड हो गया, इसके ऊपर हम पंजाबी उर्दू में कहते हैं उसके ऊपर खरींच सा बन गया। तो वो जो बनता है वो प्लेटलेट्स की वज़ह से बनता है। जिस इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है, उसका जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। उनके अंदर जब ज़ख्म होता है तो ज़ख्म जल्दी भरता नहीं है, ज़ख्म के अंदर पस पड़ जाती है, ज़ख्म खराब हो जाता है। जैसे कि हम लोग डायबिटिक फुट वगैरह देखते हैं, तो हम लोग उसके लिए एम्पुटेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि उस बंदे के अंदर प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है? तो प्लेटलेट्स वापस किस तरह हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं और थ्रोम्बोस बनाते हैं, इसलिए इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते होते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? आपने कहना थ्रोम्बोसाइट्स, को पूछो क्यों? आपने कहना है बिकॉज़ इट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड फॉर्म थ्रोम्बस, इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अब इस चीज़ की समझ लग गई? हम लोगों ने मेगाकैरियोब्लास्ट से पहले मेगाकैरियोसाइट्स बनाया, मेगाकैरियोसाइट्स से हम लोगों ने आगे प्लेटलेट्स बनते हैं, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट ऑफ सेल होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है? और प्लेटलेट्स का हम लोगों ने फंक्शन भी पढ़ लिया कि ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर और फॉर्म करते हैं थ्रोम्बस को, इसलिए हम इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते होते हैं, ठीक है? ये वापस मेगाकैरियोब्लास्ट का काम होगा। आगे वापस जो चौथा हमने माइलॉइड स्टेम सेल को डिवाइड किया था, वो था वापस मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से आगे वापस बनते होते हैं मोनोसाइट। मोनोब्लास्ट से आगे वापस क्या बनते हैं? मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है ना, अब इनका ना, अगर तो ये मोनोसाइट लीवर के अंदर जाएगी तो हम इसको कफ़र सेल बोलेंगे। कफ़र सेल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कफ़र सेल। अगर तुम्हारे पास जो मोनोब्लास्ट है वो कहाँ जाते हैं? वो लीवर की तरफ जाएँगे, मोनोब्लास्ट सॉरी मोनोसाइट की तरह कन्वर्ट होंगे। साइट का मतलब इमेच्योर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर, तो मोनोब्लास्ट इमेच्योर फॉर्म है, वो आगे मोनोसाइट की तरफ जाएगी। मोनोसाइट से आगे वापस अगर तो वो सेल मोनोसाइट लीवर के अंदर जाते हैं तो उसको हम कफ़र सेल बोलेंगे। अगर तो वो वापस ब्रेन के अंदर जाते हैं तो हम उसको माइक्रोग्लियल सेल बोलेंगे। कफ़र के अंदर गया, लीवर के अंदर अगर मोनोसाइट जाते हैं, अगर तो वापस ब्रेन के अंदर जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्लाइल सेल बोलेंगे, माइक्रो ग्लाइल सेल बोलेंगे, ठीक है? और अगर वो वापस किधर जाते हैं, अगर तो वो वापस ब्लड के अंदर जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? टिश्यू स्पेसिस के अंदर जाते हैं तो हम इसको मैक्रोफेज कहते होते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। अब आप लोगों ने याद रखना है कि मोनोसाइट को हम ऑन द बेस ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द ऑर्गन दे
कम्स उनकी बेस पे हम इसको नाम देते हैं, ठीक है? अगर तो मोनोसाइट वापस लीवर के अंदर जाएँगे तो हम उसको कफर सेल बोलेंगे, अगर तो वो ब्रेन के अंदर जाएँगे तो हम इसको माइक्रोग्लियल सेल बोलेंगे, अगर वो टिश्यू स्पेसिस के अंदर जाएँगे यानी कि ब्लड के अंदर तो हम इसको मैक्रोफेज बोलते होते हैं, ठीक है? अब जो मैक्रोफेज है क्योंकि हम ब्लड का पढ़ रहे हैं तो इस वक़्त हम ब्लड पे फ़ोकस करेंगे, अगर वो मैक्रोफेज होंगे और वो एक्ट एज़ अ फैगोसाइट्स और वो हेल्प करते हैं किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है? वो बैक्टीरिया को जो वापस जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज़ आते हैं, जो इन्फेक्शन काज़ करवाते हैं, उनको किल करने में वापस हेल्प कर रहे होते हैं। एक्ट एज़ अ फैगोसाइट। फैगोसाइट का मतलब किसी चीज़ को इंगल्फ कर देना, किसी चीज़ को खा जाना, किसी चीज़ को मार देना, ठीक है? तो अब हम लोगों ने ये 4 चीज़ें पढ़ ली, माइलॉइड स्टेम सेल से वापस 4 चीज़ें बनती हैं, मैं फिर बता देती हूँ। एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, ठीक है? एरिथ्रोब्लास्ट का जिधर भी वर्ड आ जाए आपने कहना है इमेच्योर, हमने इसको किसमें करना है? मैच्योर में करना है। और हेमेटोपोइसिस की डेफिनेशन ही ये है, ये प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ब्लड सेल्स। तो अब आपसे कोई पूछे कि आरबीसीज़ किस तरह बनते हैं, तो फटाफट बता दोगे कि भाई हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं जिस बोन मैरो के अंदर, जिसके ऊपर CD34 प्रोटीन होती है। वहाँ से आगे 2 तरह के स्टेम सेल निकलते हैं, माइलॉइड और लिम्फोइड। माइलॉइड से वापस एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट, वहाँ से एरिथ्रोसाइट बनते हैं जिसको हम आरबीसीज़ कह रहे होते हैं, बाइकनकेव शेप के होते हैं। इसी तरह आप माइलोब्लास्ट के बता दोगे, ज़ीनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स यहाँ से बनते हैं। मेगाकैरियोब्लास्ट से प्लेटलेट्स बनते हैं और मोनोब्लास्ट से वापस क्या बनते हैं? कफर सेल्स भी बनते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स भी बनते हैं, वापस मैक्रोफेज भी बनते होते हैं। ये था हमारे पास मेलाइट स्टेम सेल। अब आगे हम पढ़ेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल। यहाँ तक आपको होप सो समझ लग गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। अब हमने लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनता है, अब हम उसको सारा इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ये आप फर्स्ट एड में देखे उन्होंने फ्लो शीट डायग्राम बनाई है, लेकिन उन्होंने सारा अंदर मिक्स एंड मैच किया हुआ, आप देखो। उधर से भी हम देखते हैं ताकि कोई कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो वहाँ से कवर हो जाए। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्या बनने लगे हैं? नेक्स्ट में बनने लगे लिम्फोइड स्टेम सेल। कि लिम्फोइड स्टेम सेल से हमारे पास क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है? अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल है इनको हम आगे लिम्फोइड को हम आगे लिम्फो इससे आगे बनते हैं वापस लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। मैंने आपको पहले बताया जिधर भी वर्ड ब्लास्ट आएगा वो क्या होगा? इमेच्योर होगा। अब लिम्फोब्लास्ट से ये हमारे पास जो लिम्फोब्लास्ट आगे वापस बनते हैं लिम्फोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट। अब वर्ड साइट आ गया जिसका मतलब वो ये मैच्योर फॉर्म होगी। अब लिम्फोसाइट को हम आगे 2 में डिवाइड करते हैं। एक अच्छा आप ना अभी लिम्फोब्लास्ट तक ही रहो। वैसे ये जो होते हैं लिम्फोब्लास्ट आप इसको इस तरह कह सकते हैं इमैच्योर फॉर्म है, इमैच्योर फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है? आप इसको इस तरह पढ़ सकते हो। लेकिन हम लिम्फोब्लास्ट को आगे 2 में डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट होते हैं और एक हमारे पास होते हैं टी लिम्फोब्लास्ट। कितने में डिवाइड करते हैं? 2 में। एक हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट और एक हमारे पास टी लिम्फोब्लास्ट। टी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है? जो वापस बी लिम्फोब्लास्ट हैं, इनसे आगे हमारे पास नाइव बी सेल्स बनते हैं। बी लिम्फोब्लास्ट से वापस क्या बनेंगे? नाइव बी सेल बनेंगे। अब ये नाइव बी सेल क्या होते हैं? ये फर्स्ट मैच्योर बी सेल्स होता है। जो पहला मैच्योर बी सेल बनता है उसको हम कहते हैं नाइव बी सेल, ठीक है? इससे आगे वापस क्या बनेंगे? बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। हम पढ़ते हैं ना बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो कल को आपको कोई पूछे कि बी लिम्फोसाइट किस तरह बनते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, तो आपने बताना है कि भाई ये लिम्फोइड स्टेम सेल आते हैं हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल से या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से, जिसकी सर्फेसिस के ऊपर CD34 प्रोटीन होता है। उससे आगे लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। फिर हम उसको बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। बी लिम्फोब्लास्ट से नाइव बी सेल बनते हैं। उससे आगे वापस क्या बनते हैं? बी लिम्फोसाइट बनते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि बी लिम्फोसाइट से आगे क्या बनते हैं? प्लाज़्मा सेल बनते हैं। हमेशा आप पूछते हैं कि प्लाज़्मा सेल किससे बनते हैं? तो आपको ऑप्शन में ज़्यादा सारे ऑप्शन देंगे, आपने किसके ऊपर टिक करना है? बी लिम्फोब्लास्ट के ऊपर टिक करना है। सॉरी बी लिम्फोसाइट के ऊपर टिक करना है। देखो मैं भी गलती कर बैठी। बी लिम्फोसाइट वो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोब्लास्ट इस तरह करके ऑप्शन देंगे, आपने किसके ऊपर टिक करना है? बी लिम्फोसाइट से प्लाज़्मा सेल्स बनते हैं। प्लाज़्मा सेल से आगे वापस बनती हैं एंटीबॉडीज़ बनती होती हैं। एंटीबॉडीज़ वापस क्या करती होती हैं? ये वापस क्या करती हैं? वापस प्रोटीन्स होते हैं जो फाइट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के, ठीक है?
एंटीबॉडीज़ क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं, जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ जंग करती हैं। न्यूट्रोफिल्स भी ये करते हैं और एंटीबॉडीज़ भी यही कार्य होती हैं। अब आपको यहाँ से क्या आपसे कुछ पता चला कि प्लाज़्मा सेल कहाँ से निकलते हैं? बी लिम्फोसाइट से निकलते हैं। इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है? आगे हमारे पास है टी लिम्फोब्लास्ट। टी लिम्फोब्लास्ट से आगे हमारे पास बनते हैं टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? टी लिम्फोसाइट बनेंगे और हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनसे आगे हमारे पास 2 तरह के सेल बनते हैं, एक हेल्पर टी सेल बनते हैं, क्या बनते हैं? हेल्पर टी सेल बनते हैं और एक हमारे पास बनते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक हमारे पास क्या बनते हैं हेल्पर टी सेल और एक हमारे पास क्या बनते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनते हैं, ठीक है? जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं इनके ऊपर हमारे पास CD4 प्रोटीन होती है और साइटोटॉक्सिक के ऊपर CD8 होती है, ठीक है? एक तो आपने ये याद रखना है, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। देखो टी लिम्फोब्लास्ट से हमारे पास क्या बनते हैं, टी लिम्फोब्लास्ट से हमारे पास आगे टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, टी लिम्फोसाइट को हम 2 तरह से इसके सेल निकलते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हेल्पर टी सेल के ऊपर CD4 प्रोटीन होती है, साइटोटॉक्सिक के ऊपर वापस कौन-सी होती है? हमारे पास CD8 होती है। जो CD4 होती है ना हेल्पर टी सेल के ऊपर ये टारगेट करते हैं एचआईवी वायरस को। ये किसके खिलाफ जंग लड़ते हैं? एचआईवी वायरस के खिलाफ। और जो CD8 होते हैं ये फाइट करते हैं CD8 कह रही हूँ सॉरी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ये फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरल इलनेस के खिलाफ। जब भी किसी के अंदर वायरल इलनेस होती है जिसके खिलाफ जो उस वायरस को जो मारने में हेल्प करते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। अगर किसी बंदे को एचआईवी वायरस हो जाए तो उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो वापस हेल्प करते हैं वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं। हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल किसकी टाइप किससे बनते हैं? टी लिम्फोसाइट से बनते हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ से आता है? टी लिम्फोब्लास्ट से आ रहा होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। अब हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हेल्पर टी सेल्स का एक तो ये काम है कि वो टारगेट करते हैं एचआईवी वायरस को, उसको मारते हैं। दूसरा वो ये काम करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की टू फॉर्म प्लाज़्मा सेल्स, ठीक है? जो हेल्पर टी सेल्स हैं, एक तो वो क्या काम करते हैं एचआईवी वायरस के खिलाफ जंग करते हैं और दूसरा वो क्या करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं कि वो क्या चीज़ बनाएँ? प्लाज़्मा सेल बनाएँ। ठीक है, ये 2 काम है हेल्पर टी सेल के। यहाँ तक हमारे पास हेमेटोपोइसिस का प्रोसीजर था, सारा टॉपिक था, ठीक है? आगे भी है लेकिन ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम थी, हम लोगों ने सारे पढ़ लिए कि किस तरह आरबीसीज़ बनते हैं, किस तरह न्यूट्रोफिल बनते हैं, किस तरह ज़ीनोफिल्स बनते हैं, किस तरह बेसोफिल्स बनते हैं, किस तरह प्लाज़्मा सेल बनते हैं, जिस तरह टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किस तरह हमारे पास प्लेटलेट्स बनते हैं, किस तरह हमारे पास सारा कुछ ये सेल्स बनते हैं। ये हमारे पास था हेमेटोपोइसिस का प्रोसीजर, ठीक है? होप सो इसमें से आपको कोई भी जो है ना पॉइंट वो मिस नहीं हुआ होगा। आपने हेल्पर के काम याद रखना है कि एचआईवी वायरस के खिलाफ लड़ता है और साथ में ये बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करता है कि वो फाइट करे किसके खिलाफ अगेंस्ट सॉरी बी लिम्फोसाइट की मदद करता है कि वो प्लाज़्मा सेल को बनाए और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है जिसके ऊपर हमारे पास सीरियल प्रोटीन होती है, वो क्या कर रहे होते हैं वो फाइट किसके खिलाफ करते हैं अगेंस्ट वायरल इलनेस के खिलाफ वापस वो फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है? ये था हमारे पास आगे अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे भी हमारे पास आते हैं ग्रैन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट हम वो भी करेंगे, ठीक है? अब आगे हमारे पास ना 2 तरह के और सेल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ग्रैन्युलोसाइट और एक हमारे पास होते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है? तो हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, ये ना डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होती हैं। ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसकी सरफेस पर छोटे-छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं, ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसकी सरफेस के ऊपर छोटे-छोटे ग्रैन्युल्स बने होते हैं, हम उसको ग्रैन्युलोसाइट कहते होते हैं। और जिसकी सरफेस के ऊपर ग्रैन्युल्स नहीं बने होंगे उसको हम क्या बोलते होते हैं? एग्रेन्युलोसाइट बोलते होते हैं। अब हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट कौन से होते हैं? ये हम लोगों ने एनईबी के नाम से आपने याद रखने हैं। इससे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं और उसके अलावा से ज़ीनोफ़िल्स आते हैं और बेसिफ़िल्स आते हैं। अब आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें कहाँ से बनी? पता है ना सबको हमने पीछे पढ़ा न्यूट्रोफ़िल्स, ज़ीनोफ़िल्स, बेसिफ़िल्स कहाँ से बनते हैं? शाबाश! माइलोब्लास्ट से, ठीक है? माइलो से बनते हैं ना? माइलोब्लास्ट से बन रहे होते हैं, ठीक है? हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि इस तरह बनते हैं, माइलोब्लास्ट से बनते हैं। न्यूट्रोफिल कहाँ से बनते हैं? बैंड सेल से बन रहे होते हैं। ये जो तीनों चीज़ें जो माइलोब्लास्ट से बनती हैं, निब के नाम से याद रखें। न्यूट्रोफिल, एज़िनोफिल, बेसोफिल ये ग्रैन्युलोसाइट होती हैं। इनकी सर्विस के ऊपर हमारे पास क्या होता है? छोटे-छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं, ठीक है? और जो एक ग्रैन्युलोसाइट है, हमारे पास ये 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास मोनोसाइट होते हैं इसके अंदर और एक हमारे पास क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वही हमारे पास टी और
टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये एक ग्रैनुलोसाइट होते हैं। ये था वापस हेमेटोपोइसिस का सारा जो खत्म हुआ। अब हम लोगों ने आगे कुछ पैथोलॉजीज़ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ बताती हूँ, अभी आपने वो याद रखनी है, उसकी डिटेल हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अगर किसी पेशेंट के अंदर एचबी का लेवल कम हो जाए, उसको जो डिज़ीज़ होती है उसको कहते हैं इसको एनीमिया हो गया। अगर एचबी का लेवल कम होगा, तो हम उसको क्या डायग्नोज़ लगाते हैं? एनीमिया। एचबी कम है तो हमारे पास क्या होता है? एनीमिया होता है। अगर एचबी का लेवल ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया वीरा की डिज़ीज़ है। अगर एचबी कम होगी तो एनीमिया, अगर एचबी ज़्यादा होगी तो पॉलीसाइथीमिया। अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? और अगर प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा होगा तो तब उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे? अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बो साइटोपिनिया। पीने का मतलब है किसी भी चीज़ की मिकदार कम हो जाना। अगर प्लेटलेट्स के लेवल ज़्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर तो डब्ल्यूबीसी का सॉरी प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। अगर प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा होगा तो हम इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर हमारे पास क्या होता है? ब्लीडिंग प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है? और थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर हमें क्या होता है? इसके अंदर वापस रिकरेंट क्लॉट फॉर्मेशन होती है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम आगे डिजीज़ेज़ पढ़ें तो आपका माइंडसेट बना हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, फिर आपके लिए आगे जो डिजीज़ेज़ हैं सारी, अब इसके बाद ही शायद हम एनीमियाज़ पढ़ेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मेगासिटिक, सारा कुछ हम उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमारी एक-एक चीज़ कवर होगी। तो आपको इन शॉर्ट उनका पहले माइंड में होना चाहिए कि होती इनके थोड़ा-थोड़ा इंट्रो पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, इनकी ओरिजिन कैसी है। इनका क्या पर्पस है, इनका क्या सारा कुछ है, ठीक है? अगर एचबी का लेवल कम होगा तो कौन-सी डिज़ीज़ होगी? एनीमिया होगा। अगर एचबी का लेवल ज़्यादा होगा तो कौन-सी होगी? पॉलीसाइथीमिया वीरा होगा। अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। अच्छा, अब ऐसे पेशेंट का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऐसे पेशेंट का क्या मतलब है? उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेशेंट का कभी नाक से खून निकल होगा, कभी इसका रेक्टल ब्लीड हो रहा होगा, कभी इसका यूरिनरी ब्लीड हो रहा होगा, कभी इसका कहीं से ब्लीड, कभी इसका कहीं से ब्लीड, तो इसको क्या मसले होंगे? इसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? अगर किसी बंदे के अंदर प्लेटलेट्स के लेवल ज़्यादा होगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस की डिज़ीज़ होती है और उसके अंदर पेशेंट को क्या होता है? रिकरेंट क्लॉट फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी कि जो बस प्लेटलेट्स है उसका काम क्या होता है? हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन करवाना, ठीक है? अब अगर किसी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा है तो वो अपना एक चीज़ अगर ज़्यादा मकदार में बॉडी में है, तो अपना फंक्शन भी ज़्यादा करेगी तो वापस क्या होगा? क्लॉट फॉर्मेशन होगी। रिकरेंट क्लॉट फॉर्मेशन होगी। ठीक है? अच्छा ये हम लोगों ने छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं ल्यूकीमिया आपको आगे जो बता देंगे पहले हम लोगों ने एनीमिया वाला पढ़ा ना, ये जो आरबीसीज़ और एचबी की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। अब अगर डब्ल्यूबीसीज़ की वजह से बंदे का मसला होगा तो बंदे को कौन सी डिज़ीज़ेज़ होंगी, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? एनी कैंसर देखें, एनी कैंसर एनी कैंसर या फिर हम इसको मैलिग्नेंसी भी कहते होते हैं, which arise from the bone marrow, which arise from bone marrow is called leukemia। देखिए, अब हमारे पास कैंसर तो इसको हम ब्लड सेल का कैंसर भी कहते होते हैं, अल्लाह ब्लड सेल का कैंसर। अब जो कैंसर है वो तो मुख्तलिफ किस्म का होता है, वो ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, वो गले का कैंसर हो सकता है, वो मतलब वो किसी भी चीज़ का कैंसर हो सकता है, ठीक है? ऐसा कैंसर जो बोन मैरो से राइज़ हो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसको हम ब्लड सेल का कैंसर कहते हैं। अब इस ब्लड सेल के कैंसर को हम 2 में डिवाइड करते हैं, या तो वो एक्यूट होता है और या फिर वो क्रोनिक होता है, ठीक है? अब एक्यूट का कैसे पता चलेगा, क्रोनिक का कैसे पता चलेगा? अगर तो वो कैंसर जो है वो इमैच्योर सेल से आ रहा है, इफ इट कम फ्रॉम इफ कम फ्रॉम immature cells, if come from mature cell,
अब हमने पीछे सारा पढ़ लिया कि मैच्योर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं ब्लास्ट और मैच्योर को हम क्या कहते हैं साइट। ये तो चीज़ हमें पता लग गई ना। अब देखो, अगर तो जो बोन मैरो के अंदर देखो ना हमने जैसे पढ़ा एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकारियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट। तो ये अगर तो ब्लास्ट सेल से निकल के कैंसर आ रहा है तो वो हमारे पास एक्यूट कैंसर होगा, उसको हम कहेंगे एक्यूट ल्यूकीमिया। अगर तो वो क्रोनिक से आ रहा है जैसे साइट हो गया, मेगाकैरियोसाइट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट। अगर तो वो साइट से निकल के आ रहा है तो हम इसको क्रोनिक ल्यूकीमिया कहेंगे। इतना आपको पता चल गया एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना। हम इतना तो बता दें कि एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है, क्रोनिक क्या है, ठीक है? अब आगे देखो, जब वापस अब हम लोग जो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कैंसर इस बंदे को है वो वापस इमैच्योर सेल से आ रहा है या मैच्योर सेल से आ रहा है, वो हमें बायोप्सी के ज़रिए पता चलेगा। जो बायोप्सी होती है उससे हमें पता चलता है कि ये जो कैंसर है मैच्योर सेल्स का है या फिर इमैच्योर सेल का है, ठीक है? अब हमने आगे ब्लास्ट को भी करना है और साइट को भी करना है। जो ब्लास्ट है ना इसको हम फर्दर आगे 2 में करेंगे। या तो वो लिम्फोब्लास्ट होगा, ठीक है? या फिर वो क्या होगा मोनोब्लास्ट होगा, मोनोब्लास्ट, ठीक है? इफ इट कम फ्रॉम अच्छा अगर तो वो लिम्फोब्लास्ट से आएगा ना, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे ALL कहेंगे। अगर तो लिम्फोब्लास्ट से वायरस तो ALL ब्लास्ट है, देखो मेरी बात सुनो इसको आपने भूलना नहीं है। ब्लास्ट है ब्लास्ट इससे आपको पता चलेगा ये एक्यूट है। तो A तो एक्यूट का लग गया, तो लिम्फो से निकला तो लिम्फाइड एल के साथ ल्यूकीमिया ALL एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया। अब ब्लास्ट से ब्लास्ट का A लगाओ, मोनोब्लास्ट है तो M लगाओ और एल ल्यूकीमिया एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। लगी स्मोलार कह रहे एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। सॉरी देखो, ब्लास्ट हमारे पास लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट इन दोनों से हमारे पास ल्यूकीमिया निकलता है। अब आपने दिमाग में रखना ब्लास्ट है तो ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर, इमेच्योर मतलब एक्यूट। तो ALL एक्यूट एक्यूट ए जो है वो इमेच्योर का हो गया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और M मोनोब्लास्ट है तो ब्लास्ट है तो इमेच्योर है। इमेच्योर एक्यूट से निकल जाए तो ए इसके साथ एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है? माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, यहाँ पे वापस माइलोब्लास्ट है, ठीक है? मोनो नहीं सॉरी माइलोब्लास्ट है। एक हमारे पास लिम्फोब्लास्ट होते हैं, एक हमारे पास माइलोब्लास्ट होते हैं। अगर जो लिम्फोब्लास्ट आएगा तो हम इसको ALL कहेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अगर वो माइलोब्लास्ट से निकलेगा तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अगर हमारे पास साइट है, साइट से हमारे पास क्या हमें एक वर्ड तो पता है इमेच्योर है सॉरी मैच्योर है, मैच्योर होगा तो वो क्रोनिक होगा, क्रोनिक होगा तो उसके साथ C आएगा, तो बस CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और CML क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब हमारे पास ल्यूकीमिया की कितनी टाइप है ALL, AML, CLL, CML। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक मायोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है? अब इस सब के अंदर हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक मायोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये 4 वापस ल्यूकीमिया की टाइप होगी। एक्यूट का हमें किस तरह पता चलेगा कैसे वापस वो किससे आएगा? अगर वो वापस इमेच्योर सेल से आएगा, क्रोनिक अगर वापस में मैच्योर सेल से आएगा, तो इसको हम क्रोनिक बोलेंगे। जो मैच्योर सेल से ल्यूकीमिया निकलेगा बोन मैरो को और जो एक्यूट होगा वो हमारे पास किससे निकलेगा? उससे निकलेगा इमेच्योर सेल से, ठीक है? ALL, AML, AML, CLL, CML। इसके अंदर एक क्वेश्चन मस्ट आता है, एक से भी ज़्यादा आते हैं। इन 4 ल्यूकीमियाज़ के अंदर हम लोगों ने सिर्फ़ 2-2 पॉइंट्स इनको डिफरेंशिएट करना है। इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद है, कभी भूलेंगे भी नहीं। इसके अंदर हमें जीन्स की ट्रांसलोकेशन पढ़नी होती है कि इसके अंदर कौन-कौन से जीन्स की ट्रांसलोकेशन होती है, T7, 10, 11, 9 हम सारे आगे फर्दर जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ल्यूकीमिया उसकी 4 टाइप्स हैं, एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट कैसे पता चलेगा, क्रोनिक कैसे पता चलेगा? जो इमेच्योर सेल से आगे वो एक्यूट होगा, जो मैच्योर सेल से आगे वो क्रोनिक होगा। तो आगे हम इसकी जीन्स की ट्रांसलोकेशन में सब कुछ जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है? ये सारा हमारे पास इसका था इंट्रो। अब आगे हमने जो टॉपिक शुरू करना है मेन वो होगा अनीमियाज़ का।
फर्स्ट ईयर के अंदर जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सारा कुछ ही, लेकिन हम अपनी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। जैसे हमने एचबी पढ़ा, एचबी से रिलेटेड हमने आगे फिर हेमेटोपोइसिस पढ़ा, अब हम उसके रिलेटेड पहले पढ़ेंगे उसको अनीमियास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसके वापस जब हम प्लेटलेट्स का पढ़ेंगे तब हम प्लेटलेट ब्लैक फॉर्मेशन पढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन उस उन्होंने आगे पीछे टॉपिक दिए, हम एक अपनी सीक्वेंस से पढ़ेंगे ताकि हम जो चीज़ पढ़ें उसके आगे पैथोलॉजी भी पढ़ लें, हमारे लिए वो आसान हो जाए, ठीक है?